वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक लंबी प्रणालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक। ठीक है, ये हमारा छठा चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का। ठीक है, इसका हम पहले व्यंजक निकालेंगे। व्यंजक निकालने के लिए पहले चित्र को समझ लेते हैं। तो हम लोग पहले एक लंबी प्रणालिका बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये इसकी क्या है, लंबाई है। लंबाई मान लेते हैं एल है। ठीक ठीक, इसकी लंबाई एल मान लेते हैं। ठीक है, चित्र के भी नंबर मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है, चित्र आपको अच्छा बनाना पड़ेगा। आई धारा बह रही। ठीक है, ये एक लंबी प्रणालिका है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है मान लो ए है। ठीक है, और इसमें जो लंबाई है, प्रणालिका की लंबाई एल है। इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, इसको हम लोग लिख लेंगे। अब क्या, तो हमने जो माना में लिखा जाता है वो लिख लिया है। किसी प्रणालिका की लंबाई एल यानी कि एल, उसमें फेरों की संख्या हमको पता नहीं है। मान लो सारी जितने भी फेरे हैं उनकी संख्या हम लोग एन मान के चलते हैं। ठीक है, उनकी फेरों की संख्या एन तथा उसमें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है ए है। ठीक है, जो हमारा ये एन फेरों की संख्या है वो सभी के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, प्रति एकांक क्षेत्रफल के लिए, प्रति एकांक लंबाई के लिए फेरों की संख्या निकालेंगे। ठीक है, हमने लिख लिया प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या क्या होगी, n इजिकल टू स्मॉल n। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रति यानी कि एक फेरों की संख्या। ठीक है, और कैपिटल N यानी कि पूरे फेरों की संख्या, और एक लंबाई पर प्रति एकांक लंबाई यानी कि L पर फेरों की संख्या n। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमारी ये प्रणालिका है इसमें आई धारा जो हम लोग प्रवाहित करेंगे, मान लो यहाँ से हम लोगों ने आई धारा प्रवाहित कर दी। ठीक है, आई धारा इसमें भेज रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं, यदि प्रणालिका में आई धारा प्रवाहित करें तो चुंबकीय क्षेत्र हम लोग जानते हैं क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है हमारे 5वें चैप्टर में। ठीक है, तो क्या होता है, B इजिकल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन में कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, B इजिकल टू म्यू नॉट एन आई होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब हम लोग देखो क्या करेंगे, देखो हम लोगों ने एन ये है ना, तो एन का मान हम लोगों ने निकाल रखा है। ठीक है, स्मॉल एन का मान हम लोगों ने निकाल रखा है। इसमें यहाँ स्मॉल एन भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, B इजिकल टू म्यू नॉट, और एन का मान हम लोगों ने निकाल रखा है, ये देखो, तो एन का मान लिख देंगे, क्या हो जाएगा, एन अपॉन एल। ठीक है, ये तो हमारा यहाँ से आ गया। अब ये इंटू में आई हमारा बचा हुआ है, आई बचा हुआ है ना, इसमें कैपिटल आई लिख लेते हैं। चलो ठीक है, और ये इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, हमने बी का मान निकाल लिया है। अब देखिए जो प्रणालिका है इसमें प्रत्येक फेरे यानी कि फेरों की संख्या एन मानी थी, अब प्रत्येक फेरे पर चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे हम लोग। तो इसके लिए पहले लिख लेते हैं प्रणालिका के प्रत्येक फेरों पर चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, हमने लिख लिया है प्रणालिका के प्रत्येक फेरों से चुंबकीय फ्लक्स। अब चुंबकीय फ्लक्स का जो सूत्र होता है ये हमने अपने एक वीडियो में बताया है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो क्या होता है, फाई बी इजिकल टू बी ए। ठीक है, इसको सदिश भी लिख सकते हैं कुछ जगह पे, और कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, पर हम यहाँ पर सिर्फ फाई बी इजिकल टू बी ए लिख रहे हैं। ठीक, अब देखिए फाई बी इजिकल टू बी ए तो हमने लिख लिया। अब बी का मान हम लोग निकाल चुके हैं इससे पहले, ये रहा समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 का मान यानी कि आप ये भी लिख सकते हो, बी का मान इसमें रखने पे, बी का मान इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो फाइव बी आ जाएगा इजिकल टू बी का मान हमने निकाल लिया। अब इसको नीचे लिख देंगे, म्यू नॉट एन एल अपॉन में एल। ठीक है, और आई, और इंटू में ये बचेगा ना हमारा, ए तो हमने नहीं लिखा, फाइव भी लिख दिया, बी का मान लिख लिया यानी कि, और ए हमारा बच गया, तो ए को हम लोग इसमें लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए हमारा आ चुका है फाइव बी इजिकल टू म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू आई इंटू ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोगों को पता होना चाहिए स्वप्रेरकत्व का जो हम व्यंजक निकाल रहे हैं, तो हमको स्वप्रेरकत्व का सूत्र पता होना चाहिए। तो लिख लेंगे हम लोग स्वप्रेरकत्व से ठीक है, स्वप्रेरकत्व से। ठीक है, स्वप्रेरकत्व का सूत्र क्या होता है हम जानते हैं, L इजिकल टू फाइव बी अपॉन में आई होता है। पर यहाँ पे जो फेरों की संख्या n है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं L इजिकल टू एन फाइव बी अपॉन आई लिख सकते हैं ना। तो देखो हम लोगों ने अभी जो मान निकाला है फाइव बी म्यू नॉट एन एल एन अपॉन एल इंटू में आई इंटू में ए, तो ये फाइव बी का मान निकाल लिया हम लोगों ने। तो फाइव बी यानी कि जो हमारा फाइव बी यहाँ पे है, तो उस फाइव बी का मान इस फाइव में रख देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, रख सकते हैं। तो चलिए रखते हैं L इजिकल टू
एन, और 5b का मान क्या था, म्यू नॉट, हम यहाँ रख के लिखते हैं कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो, म्यू नॉट एन अपान एल इंटू में आई इंटू में ए, ठीक है। ये सूत्र है हमारा, यानी कि मान है 5b का, लिख लिया हम लोगों ने, और इसके अपान में क्या है, आई भी है, ये रहा हमारा आई, ठीक है। अब क्या करेंगे, आई से आई काट देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं काटने में, कट सकता है। तो चलिए अब जो मान बचा है इसको लिख लेंगे हम लोग। तो L इज इक्वल टू एन म्यू नॉट एन अपान एल, यहाँ पे हमारा ए बचा है तो ए लिख लेंगे, इंटू में लिखो चाहे जिसे लिखो, इंटू में माना जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, L इज इक्वल टू म्यू नॉट पहले लिख लेंगे, और n का n से गुणा करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल लिख दें, n स्क्वायर हो जाएगा ना, n स्क्वायर अपान में यानी कि इंटू में ए बचेगा, और अपान में, अरे यार दिख नहीं रहा आप लोगों को, देखो यहाँ से L ले लिया हमने, म्यू नॉट पहले ले लिया, n और n छोड़ दिया, जब n छोड़ देंगे तो बाद में लिखेंगे, तो n का गुणा n से करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा यानी कि n2 हो जाएगा, ठीक है। और अपान इंटू में ए बचा था उसको लिख लिया, और अपान में जो L बचा था हमारे पास उसको लिख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप लिख सकते हैं यहाँ पे, यही एक लंबी प्रणालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक है, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। तो आप लिख सकते हैं, यही लंबी प्रणालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक है, ठीक है। इसका आप अगर कोई और भी सूत्र यानी कि म्यू नॉट की जगह पे अगर म्यू लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। पूछो कैसे, देखो यदि प्रणालिका के अंदर करोड़ की चुंबकशीलता mr हो, तो यानी कि यदि जो हमारी प्रणालिका है उसमें mr चुंबकशीलता लपेट दी जाए तो क्या होगा, mr म्यू आर, ठीक है, म्यू आर चुंबकशीलता है, और हमारा म्यू नॉट भी यहाँ पे है, तो म्यू और म्यू नॉट लिख देंगे एक साथ में। तो इसका मान हम लोग म्यू लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, म्यू आर और म्यू नॉट इजिकल टू होता है म्यू के, ठीक है। तो हम लोग यहाँ जो हम लोगों ने L इजिकल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल लिखा है, इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं L इजिकल टू म्यू एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू में ए अपॉन में एल लिख सकते हैं। तो हमारा एक सूत्र ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो हमारे निर्भरता है उसको देख लेंगे, ठीक है। निर्भरता के लिए पहले हम लोग ये समझते हैं कि किस पर निर्भर करेगा, किस पर नहीं निर्भर करेगा, ये सभी पर निर्भर करेगा। ये प्रणालिका के लिए करोड़ की चुंबकशीलता यानी कि म्यू पर भी निर्भर करेगा, पेड़ों की संख्या n पर भी निर्भर करेगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a पर भी निर्भर करेगा, प्रणालिका की लंबाई यानी कि L पर भी निर्भर करेगा। परंतु इसमें डिफरेंस क्या होगा, L और म्यू और एन स्क्वायर ए पे, मतलब जो डिफरेंस है वो ये है कि जब हम लोग म्यू यानी कि चुंबकनशीलता बढ़ाएंगे तो हमारा स्वप्रेरकत्व भी बढ़ेगा, फेरों की संख्या बढ़ाएंगे स्वप्रेरकत्व भी बढ़ेगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि ए भी बढ़ाएंगे तो भी हमारा स्वप्रेरकत्व बढ़ेगा। परंतु जब प्रणालिका की लंबाई बढ़ाएंगे तो स्वप्रेरकत्व कम होगा, ठीक है। यानी कि जो ऊपर है कुछ भी यानी कि म्यू नॉट एन स्क्वायर ए, इनमें से तीनों में से कुछ भी हो, जब ये बढ़ाएंगे तो हमारा स्वप्रेरकत्व आराम से बढ़ेगा, परंतु जब लंबाई बढ़ाएंगे तो स्वप्रेरकत्व घटेगा, जब लंबाई घटाएंगे तो स्वप्रेरकत्व बढ़ेगा, यानी कि ये समान कार्य करेगा, ये विपरीत कार्य करेगा, ठीक है। इसलिए आप ये भी समझ लीजिए, प्रणालिका की करोड़ की चुंबकशीलता यानी कि m पर निर्भर करेगा, फेरों की संख्या n पर निर्भर करेगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि a पर निर्भर करेगा, और प्रणालिका की लंबाई पर भी निर्भर करेगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कुंडलियों का संयोजन। कुंडलियों का संयोजन देखो दो प्रकार से होता है, एक श्रेणीक्रम संयोजन, एक समांतर क्रम संयोजन। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग कुंडली का श्रेणीक्रम संयोजन, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो ये तीन कुंडली ले ली हमने, एक L1 एक L2 और L3, ठीक है। ये समान रेखा में जो है लगाई गई हैं तो ये श्रेणी क्रम होगी, ठीक है। और इसमें आई धारा प्रवाहित की जाएगी तो ये एक ही धारा प्रवाहित होगी, ये नहीं कि समांतर क्रम के जैसे I1 I2 I3 नहीं होगी, एक ही जैसी होगी, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं, माना तीन कुंडलियाँ L1 L2 L3 श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं, ठीक है। किसी क्षण उसमें आई धारा प्रवाहित होती है, तब परिपथ का कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल ई प्रेरकत्व कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल के योग के बराबर हो जाता है। नहीं समझे, देखो L1 L2 L3 श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं, ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसमें किसी क्षण आई धारा प्रवाहित होगी, ये भी हमने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। परिपथ का कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि ई प्रत्येक कुंडलियों में उत्पन्न विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होगा, यानी कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो प्रत्येक कुंडली यानी कि जो है L1 L2 और L3 के लिए अलग अलग होगा, तो वो जो अलग अलग होगा सबको जोड़ेंगे तो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं E इजिकल टू यानी कि जो हमारा ये है प्रेरित विद्युत वाहक बल, और प्रत्येक कुंडली में उत्पन्न हुआ है क्या, एक E1 और एक E2 और एक E3, ठीक है, ये प्लस में होगा, ठीक है। अब फैराडे का दूसरा नियम लगाएंगे हम लोग, ठीक है। फैराडे का दूसरा नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, E इजिकल टू माइनस d/dt हमारा फैराडे का नियम है, ठीक है। और E इजिकल टू माइनस d/dt। Li कहाँ से आया मैं आपको बता दूं, देखो फैराडे का नियम तो आप जानते हो, ठीक है, पर जो Li आया है Li ये हम लोग
पढ़ते हैं कहाँ से, देखो फाई इजिकल टू एल आई होता है, ठीक है, ये स्वैप प्रेरकत्व की परिभाषा होती है, ठीक है, फाई इजिकल टू एल आई, ठीक है। तो एल आई समझ में आ गया, जब फाई की जगह पे एल आई रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ई इजिकल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, और इंटू में आ जाएगा एल आई, ठीक है। और ई इजिकल टू माइनस एल, अब ये कहाँ से आ गया, देखो हमारा पहले डी था, पर एल को जब पक्षांतर कर देंगे साइड में ले लेंगे तो हमारा बचेगा डी, और इंटू में बचा था आई, तो आई को साथ में लिख देंगे और अपॉन में डी टी लिख देंगे, जो कि डी टी हमारा यहाँ से आ गया। हमारा जो ये आंसर आया है ना, ये क्या है, पूरे यानी कि जो श्रेणी क्रम संयोजन है उसमें से तीनों कुंडलियों के लिए आया है, पर हमको अलग अलग भी निकाल लेंगे, ठीक है। अलग अलग निकालने के लिए क्या करना होगा, मैं आपको ये एक मिनट की बता रहा हूँ, देखो क्या करेंगे, ई वन इज इक्वल टू एल की जगह पे एल वन और डी आई अपॉन डी टी लिख लेंगे, ठीक है, ये हमारा पहली कुंडली के लिए आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे दूसरी कुंडली के लिए, तो हमारा ई टू हो जाएगा इजिकल टू में एल टू हो जाएगा, डी और आई हो जाएगा, अपन में डी टी हो जाएगा, ठीक है। और अब तीसरी कुंडली के लिए ई थ्री हो जाएगा इजिकल टू में एल थ्री हो जाएगा, डी और आई हो जाएगा, ठीक है, डी आई हो जाएगा और अपन में डी टी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा प्रत्येक कुंडलियों के लिए आ रहा है, ठीक, पूरा नहीं आया, भी निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो हमारा जो ये ई है विद्युत वाहक बल, इसको साइड में कर देंगे और माइनस सब पे लगाते जाएंगे, एल वन डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। और यहाँ पे इजिकल टू में माइनस एल टू डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा इजिकल टू माइनस एल थ्री डी आई अपॉन में डी टी, ठीक है। हमारा देखो हमने पढ़ा भी, जो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो सब, पहले डिफिनेशन देखिए आप, ठीक है, ये रहिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि ई प्रत्येक कुंडली में, यानी कि प्रत्येक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल के योगफल के बराबर होता है। यानी कि देखिए जो हमारा ई इजिकल टू ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री बराबर था, डिफिनेशन में पढ़ा, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो ई वन ई टू ई थ्री लिख रखा है इसको ई मान सकते हैं, बिल्कुल। तो ई हम लोगों ने मान करके अब ई टू ई थ्री सब गायब हो गया, अब बचा सिर्फ ई हमारे पास, ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। और यहाँ पे जो माइनस बचा था वो हमने एल पे लगा दिया, तो एल वन डी आई अपॉन डी टी, एल टू डी आई अपॉन डी टी, एल थ्री डी आई अपॉन डी टी हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप लोग को एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, देखो डी आई अपॉन डी टी, डी आई अपॉन डी टी, डी आई अपॉन डी टी, यानी कि तीनों में डी आई अपॉन डी टी सेम है, ये नहीं बदल रहा है, यानी कि ये हमारा कॉमन आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ई इजिकल टू, जो हमारा पहले ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये हमारा जो हम लोगों ने पहले जो निकाला था एक के लिए वो है, ठीक है। तो ई इजिकल टू माइनस डी आई, नहीं माइनस एल होगा, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी हो जाएगा, ठीक है, माइनस ई इजिकल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी हो जाएगा। इजिकल टू में क्या, देखो यहाँ पे हम लोगों ने एल वन एल टू एल थ्री हमारा नहीं, ये बदल रहा है, ये बदल रहा है, तो हम लोग लिख लेंगे एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री, ये सब पे अलग अलग है, ठीक है। पर माइनस डी आई अपॉन डी टी ये कहीं नहीं बदल रहा है, गौर करिए, माइनस का माइनस तीनों जगह है, डी आई अपॉन डी टी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये तो नहीं बदल रहा है, तो इसको साइड में कर लिया। एल वन एल टू एल थ्री हर चीज़ में बदल रहा है, यानी कि प्रत्येक कुंडली पे जो हमारा स्वप्रेरक तो बदल रहा है, तो इसको एक साइड में कर लिया। अब देखिए तो हमारा डी आई अपॉन डी टी है, डी आई अपॉन डी टी है, ये काट देगा इसको, तो हमारे पास क्या बचेगा, ई इज इक्वल टू एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री, यही हमारा आ जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन के लिए कुंडलियों का आंसर, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन, यानी कि कुंडलियों का समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। इसमें क्या होता है, धारा अलग अलग प्रवाहित होती है, यानी कि उसमें आई जा रही थी, इसमें अगर तीन हम लोग लेंगे कुंडलियाँ तो तीनों में अलग अलग जाएगी, आई वन आई टू आई थ्री, पर इसमें विद्युत वाहक बल जो होता है वो एक ही रहता है, यानी कि उसमें क्या था ई वन ई टू ई थ्री, तो यहाँ पे एक ही रहेगा। पहले हम लोग लिख लेते हैं इसका जो माना होता है चित्र का, लिख लिया हमने, ठीक है। माना एल वन एल टू एल थ्री स्वप्रेरकत्व की तीन कुंडलियाँ हैं, यानी कि एक कुंडली है एल वन, एक एल टू और एक एल थ्री है, वो समांतर क्रम में जुड़ी हुई है, ठीक है। उनमें आई धारा प्रवाहित करने पर वह प्रत्येक कुंडली में अलग अलग जाती है, यानी कि एक पे जाएगी आई वन, एक पे आई टू, एक पे आई थ्री जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे धारा जो लिखी है इसको प्रेरित धारा लिख लीजिएगा, देखिए प्रेरित धारा, ठीक है, धारा तो लिखा है। अब देखिए इसका चित्र क्या होता है, मान लो ये इसका चित्र है, ठीक है। चित्र थोड़ा आप अच्छा बनाइएगा, हम तो समझाने के लिए बना रहे हैं सर, एग्जाम में आपको चित्र के भी काफ़ी नंबर मिलते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ से हमारी बैटरी लगी हुई है, ठीक है, यहाँ से मान लो आई धारा जा रही है, आई धारा जाएगी
यहाँ पे आके ये सोचिए कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। यानी कि आप जब किसी बस अड्डे पे जाते हैं, मान लो ये चौराहा है, ठीक है, यहाँ से एक रोड से आप आए हो, तो यहाँ 3 रोड आपको दिख रही है, इस पे किस पे जाना है ये आपको पता नहीं है, ठीक है। तो आप इससे भी पूछोगे, इससे भी पूछोगे, यानी कि 3 आदमी खड़े हैं, तीनों से पूछोगे ये कौन सी रोड है, ये कौन सी रोड है, ये कौन सी रोड है। उसी प्रकार जो धारा होती पूछती नहीं है, अपना कुछ हिस्सा यहाँ भेज देगी, कुछ हिस्सा यहाँ भेज देगी, कुछ हिस्सा यहाँ भेज देगी, तो वो बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, एक I1 हो जाएगी, एक I2 हो जाएगी और एक I3 हो जाएगी। यानी कि इस पे I1, इस पे I2, इस पे I3 हो जाएगी, ठीक है। हमारी कुंडलियाँ हैं, तो इस पे कुंडलियों का स्वरूप रहेगा, तो L1, L2 और L3 हो जाएगा, ठीक है। इस पे विद्युत वाहक बल यही रहेगा, ठीक है, इसमें बदलेगा नहीं। चित्र और अपना मानक को जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो, माना L1, L2, L3 स्वप्रेरकत्व की 3 कुंडलियाँ हैं, 3 कुंडलियाँ जोड़ दी हम लोगों ने, समांतर क्रम में जोड़ी हैं। अब समांतर क्रम का मतलब ही यही होता है कि अलग अलग जोड़ा जाए। अगर साथ में जोड़ दिया जाता तो क्या होता, श्रेणी क्रम। अब इसका सिरा अलग है, इसका सिरा अलग है, इसका सिरा अलग है, यानी कि ये इनके सिरे अलग अलग हैं, तो ये श्रेणी क्रम में नहीं है, समांतर क्रम में होंगी, ठीक है। इसमें I धारा प्रवाहित करने पर वह प्रत्येक कुंडली में, यानी कि प्रत्येक कुंडली में अलग अलग जाएगी, एक I1, I2, I3 में जाएगी, वही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब हम अगले पन्ने पे आपको थोड़ा इसका सूत्र समझाते हैं। देखिए, जो हमारी धारा है I, जब प्रवाहित हो रही थी तो एक पर नहीं थी I1, ठीक है, एक पर नहीं थी I2, एक पर नहीं थी I3। अब इनका योगफल करोगे तो I ही आएगा, ठीक है, यानी कि तीनों धारा को जोड़ दिया जाए तो I होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फेराडे के जी हाँ, फेराडे के दूसरे नियम से, ठीक है, फेराडे के द्वितीय नियम से। अब आपको पता होना चाहिए फेराडे का दूसरा नियम है क्या, ठीक है। तो हमारा फेराडे का नियम है E = -d∅/dt। समझ में आया? अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है। इसका हमने एक वीडियो भी बना रखा है, जिसमें फेराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम दोनों बड़ी डिटेल में समझाया हुआ है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो देखो, ये फेराडे का दूसरा नियम जो है, इसमें हमारा विद्युत वाहक बल है और ये हमारा फ्लक्स है, ये हमारा समय है, ठीक। स्वप्रेरकत्व तो जानते हैं क्या होता है, फाई इजिकल टू क्या होता है, Li, फाई इजिकल टू Li होता है। तो यहाँ पे जो फाई दिख रहा है, इस पे Li लिख सकते हैं ना, तो यहाँ लिख लीजिए, चूंकि फाई बराबर होता है Li के, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग E = -d/dt, यहाँ इंटू में आ जाएगा Li, ठीक है। अब क्या करेंगे, E = L को पहले लिख लेंगे माइनस के साथ में, और लिख लेंगे D, और यहाँ से D तो यहाँ से आ गया, I यहाँ से लिख लेंगे di/dt, ठीक है। जब L को हम लोग यहाँ ला सकते हैं तो L को E के बटे में उतला सकते हैं, तो E/L लिख सकते हैं, = में -D पे लग जाएगा, I हो जाएगा और अपान में dt हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? ये हमारा पूरे के लिए आया है, पर हम लोग क्या करेंगे, अब प्रत्येक के लिए निकाल लेंगे। तो प्रत्येक के लिए निकालने के लिए हमारा 3 थे ना, 3 कुंडलियाँ थी ना, तो तीनों कुंडली के लिए आंसर आ चुका है हमारे पास ना। तो प्रत्येक कुंडली के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं। E/L1 E/L1 = -di/1/dt। अब आप ये एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये हमारा स्वप्रेरकत्व यानी कि कुंडली बदल रहा है, क्योंकि कुंडली 3 है। I क्यों बदल रहा है, क्योंकि तीनों कुंडली पर धारा अलग अलग जा रही है, ठीक है, इसलिए बदल रहा है। I1 लिखा है, L1 लिखा है, I1 लिखा है। अगले पे आप सोचिए क्या होगा, E/L2 होगा, E/L2 होगा, सॉरी मिस्टेक हो जाती है, E/L2 होगा, E में क्या होगा, -D का D रहेगा, I का I रहेगा, पर I दूसरा हो जाएगा, यानी कि I2 हो जाएगा और अपान में dt हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरे के लिए निकाल लेते हैं, चलो तीसरे के लिए नीचे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो E/E निकल जाता है E/L3, L2 के लिए निकाल लिया, L1 के लिए निकाल लिया, L3 के लिए निकालेंगे। तो L3 = -di, I कौन सा, तीसरा वाला, तो 3 आ जाएगा, और dt, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा, E/L1 = -di/1/dt, E/L2 = -di/2/dt, E/L3 = -di/3 और अपान में d3, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में यानी कि हम जो I1 I2 माना था, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है।
समीकरण 1 में टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो पहले हम लोग क्या करते हैं, डी आई और डी टी लिख लेते हैं एक साथ, ठीक है। तो हमने जो सबके लिए निकाला था पहले देखिए इधर, डी आई कैपिटल बना लेते हैं, डी आई अपॉन डी टी इजिकल टू, देखो अब ये प्रत्येक के लिए निकलेगा, प्रत्येक के लिए निकलेगा, ये हमारे तीनों कुंडली के लिए था, अब प्रत्येक के लिए देखो, प्रत्येक के लिए क्या हो जाएगा, डी आई वन अपॉन डी टी, ठीक है, प्लस में क्या होगा, डी आई टू अपॉन डी टी, ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा, डी आई थ्री अपॉन डी टी, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस डी आई अपॉन डी टी इजिकल टू माइनस डी आई अपॉन डी टी माइनस डी आई अपॉन गलत हो गया, माइनस डी आई वन अपॉन डी टी माइनस डी आई टू अपॉन डी टी, ठीक है, माइनस डी आई थ्री अपॉन डी टी, ठीक है। कोई समस्या तो नहीं हुई, समझ में आ रहा है ना। देखिए हम लोगों ने डी आई अपॉन डी टी का निकाल लिया है, अब क्या करेंगे, जो ई अपॉन एल है इसको लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। देखो ई अपॉन एल इज इक्वल टू ई अपॉन एल वन प्लस ई अपॉन एल टू प्लस ई अपॉन एल थ्री, जो भी हमारा तीनों कुंडलियों के लिए है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो ई अपॉन एल लिख लेंगे, ई हमारा कॉमन है तो ई लिख लिया हम लोगों ने यहाँ पे, और ब्रैकेट में क्या 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 कर देंगे, एल वन एल टू एल थ्री, इसके लिए वन लिख सकते हैं, वन अपॉन एल वन, ठीक है, वन प्लस वन अपॉन एल टू प्लस में वन अपॉन एल थ्री लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, ई से हमारा ई कट जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, काटने में काट सकते हैं ना, ऊपर हमारा कुछ नहीं बचा तो हम एक लिख सकते हैं, नीचे हमारा एल है ही है, इजिकल टू में कुछ नहीं बचा, ये तो कट गया, अब हमारा ब्रैकेट में लेने कोई मतलब ही नहीं, तो हम लिख सकते हैं वन अपॉन एल वन प्लस वन अपॉन एल टू प्लस वन अपॉन एल थ्री, यही हमारा हो जाएगा समांतर क्रम संयोजन में कुंडलियों का आंसर। तो पहला है 2.0 गॉस की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 10 × 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक आयताकार लूप रखा है। यदि लूप का तल क्षेत्रफल से 60 अंश कोण पर झुका हो तो लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात करो। इसको अब जो भी हमको दिया हुआ है इसमें उसको हम उतार लेंगे। अब देखो क्या दिया हुआ है, 2.0 गॉस की चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र को किसे लिखते हैं, बी से, तो हमारा बी इज इक्वल टू 2.0 गॉस दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ये जो हमारा 2.0 गॉस दिया हुआ है इसको हम लोग टेस्ला में चेंज करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा। तो इसको जब चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो एक गॉस बराबर होता है 10⁻⁴ टेस्ला के, ठीक है। एक गॉस जो होता है वो 10⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है, ठीक है। तो हमारा तो 2 है, तो 2.4 × 10⁻⁴ टेस्ला हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या दिया हुआ है देखते हैं इसमें, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र का मतलब होता है बी, ठीक है। तो 10 × 20 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का को किसे लिखते हैं, ए से लिखते हैं, ठीक है। ए इज इक्वल टू, देखो क्षेत्रफल का एक आयताकार लूप रखा है, यानी कि हमको क्षेत्रफल दिया है 10 × 20 मीटर स्क्वायर, तो लिख लेंगे 10 × 20 मीटर स्क्वायर। अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले तो गुणा कर देंगे। अब 10 का गुणा जब 20 से करोगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 200, ठीक है। 200 आ जाएगा, किस में आएगा, ये सेंटीमीटर में दिया है, सॉरी इसके लिए सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। पर जब हम लोग इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो अगर 1 सेंटीमीटर होता तो 10⁻⁻2 होता है, ठीक है। पर यहाँ पे तो 2 सेंटीमीटर है ना, तो 2 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो पहले इसको हम लोग पहले करते हैं 200 × 10⁻, अगर 1 सेंटीमीटर होता तो -2 लगाते, पर यहाँ 2 सेंटीमीटर यानी कि स्क्वायर में है तो 10⁻⁴ आ जाएगा और मीटर में हो जाएगा, और वो भी स्क्वायर में हो जाएगा। स्क्वायर में था, स्क्वायर में ही तो चेंज किया हम लोगों ने ना तो 2 ही आता। अब क्या देखो हम लोग को ईजी करना है तो इसको जो है जो 200 है इसको हम लोग 2.0 लिख सकते हैं, 2.0 लिख लेंगे। इंटू में क्या कर देंगे, जब 2 हमारा 10⁻2 हो जाएगा, जब 2 0 हटा देंगे तो यहाँ पर हमारा 10⁻2 लग जाएगा ना, और इंटू में हमारा 10⁻⁻4 पहले से था, ये हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में था, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से जो प्लस का 2 है तो माइनस का 4 है, घट जाएगा, नहीं कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 2.0 × 10⁻2
2 आ जाएगा, वो भी माइनस में आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस का माइनस का 4 है, यहाँ प्लस का 2 है, तो इसमें से 4 में से 2 जाएगा, बचेगा 2, माइनस का ज़्यादा था तो बचेगा माइनस का 2 और मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए और क्या दिया हो ये भी देख लेते हैं। आयताकार लूप में रखा है, ये तो पढ़ लिया। यदि लूप का तल क्षेत्र में 60 अंश पर झुका हो तो, अब देखो 60 अंश पर झुका हो तो क्या हो जाएगा, देखिए जो हमारा 90 अंश का कोण होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, 90 अंश का। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, 60 अंश कोण पर झुका हो तो क्या, जो लूप है 60 अंश क्षेत्र पर झुका हो तो, यानी मान लो यहाँ से इतना 60 अंश का कोण बनना है, थीटा 60 अंश का कोण बनना है, तो ये तो बन रहा है ना, तो बचा कितना 30 अंश, 90 में से 60 जाएगा, बचेगा 30 अंश, तो यहाँ कितना बचा 30 अंश कोण। तो चुंबकीय फ्लक्स का मान बताओ, तो ये हम बता देंगे अभी। तो 30 अंश बचा ना, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे थीटा इजकल टू 90 माइनस 60, हमारा माइनस हो गया, इजकल टू में बचा हमारा 30 अंश, 30 अंश बचा ना। और हमको एक पहले यहाँ पे आप देखो क्या बोल रहा है, चुंबकीय फ्लक्स का मान बताओ। तो चुंबकीय फ्लक्स का मान बताने के लिए चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला भी पता होना चाहिए। तो चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला होता है फाइव बी इजिकल टू बी इंटू ए कॉस थीटा, फाइव बी इजिकल टू बी इंटू ए कॉस थीटा होता है इसका चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला। ठीक है, तो हम इसका मान रख देंगे इसमें। देखो हमको फाइव बी तो निकालना है, ठीक है, बी का मान हम निकाल चुके हैं, दो गॉस था, पर हम लोगों ने जब उसको उसमें चेंज किया तो भी 2 गॉस आया। ठीक है, -4 टेस्ला। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा 2.0 इंटू 10 की पावर -4 आ जाएगा। ठीक है, तो लिख दो 2.0 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला, हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या है ए का मान भी हमने निकाल लिया है। क्या, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया था, कठिन ही इतना क्या किया जाए। 2.0 इंटू 10 की पावर -2, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग ए का मान इंटू में 2.0 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, 10 की पावर -2, और हमको कॉस थीटा का मान भी निकालना है। चलो वो जगह नहीं बची, मैं आगे लिख लेते हैं यहाँ पे दोबारा से, 5b इजिकल टू 0.2 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 2.0 इंटू 10 की पावर -2। अब थीटा देखो, थीटा हम लोगों ने निकाला है क्या 30 अंश, तो कॉस 30 अंश रख देंगे। ठीक है, तो 5b इजिकल टू इसका इससे गुणा करो, यानी कि 2 दूना 4 इंटू, अब देखो यहाँ का -4, यहाँ का -4 और यहाँ का -2, 10 की पावर 6 हो जाएगा, वो भी माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी बचा हमारा cos 30 अंश। अब cos 30 अंश का मान होता है अंडर रूट, देखिए cos थीटा का cos 30 अंश का मान होता है, cos 30 का मान होता है √3/2। ठीक है, अब 3/2 लिखेंगे हम लोग, तो हमें बता देगा 5b इजिकल टू 4 इंटू 10 की पावर -6, और इसका मान क्या होता है √3/2, √3/2 होता है। देखो हमारा 2 दूना 4 से कट जाएगा। ठीक है, तो 5b इजिकल टू आ जाएगा 2 और बचा √3 और इंटू में 10 की पावर -6, यही हमारा आ जाएगा, किस में आएगा वेबर अपॉन मीटर में। देखो कभी इंग्लिश कभी हिंदी हो जाती है, तो ठीक है आप पूरा इंग्लिश में लिखो वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। अब करने जा रहे हैं दूसरा सवाल। देखिए राइटिंग पे ना जाओ आप लोग, खाली कॉन्सेप्ट को समझो, बहुत ही टफ सवाल है, इसको दिमाग लगा के समझना पड़ेगा। ठीक है, एक आयताकार लूप जिसकी माप यानी कि ए हम लोगों को दिया हुआ है 0.040 मीटर इंटू 0.050 मीटर है, इसको गुणा करके निकाल लेंगे हम। ठीक है, 0.80 वेबर मीटर स्क्वायर के एक समान ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र में इस लूप में से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करो। ठीक है, पहली कंडीशन क्या होगी, जबकि लूप का तल क्षैतिज है, दूसरा क्या होगा लूप का तल ऊर्ध्वाधर है, ये हमें थीटा का मान बताएगा। ठीक है, चलिए लगाते हैं। देखो पहले क्या दिया हुआ है, एक समान आयताकार लूप जिसकी माप यानी कि ए हम लोगों को दिया हुआ है, ए इजिकल टू हम लोगों को दिया हुआ है, एक दिया है 0.04 ठीक है मीटर, और एक दिया है 0.050 मान सकते हैं। ठीक है मीटर। ठीक है, बहुत ही टफ सवाल है, सच बता रहा हूँ मैं। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको पॉइंट से पॉइंट घटा देंगे, यानी कि पॉइंट हटाया, चलो अच्छा भी रुक जाओ। ठीक है, पहले क्या करते हैं, इसको साइड में लिख लेते हैं 0.040 इंटू में 0.050। ठीक है, लिख लिया। अब मीटर भी लगा सकते हो। ठीक है, स्क्वायर, ठीक है वो तो है ही है इसका। अब क्या करेंगे, पॉइंट इसके ऊपर में लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो आ जाएगा 0.3। अब कैसे कहाँ से आ गया, जब पॉइंट को यहाँ लेके जाएंगे, पॉइंट को यहाँ लेके जाएंगे तो 3 जीरो कम हो जाएंगे ना, तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, और इंटू में फिर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 10 की पावर -3। ठीक है, और अब क्या करेंगे,
हमारे पास क्या बचा, अब पॉइंट हट गया तो यहाँ जीरो का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, 40 लिखेंगे सीधे, तो 40 इंटू 50, 40 इंटू 50 हो गया। अब 10 की पावर यहाँ पे क्या है, -3 क्या हो जाएगा, 10 की पावर -6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब हम लोग गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2000 2000 आ जाएगा ना, इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा ना। अब हम लोग इसको थोड़ा और सरल करना चाहें, देखो इसको अभी हम लोग ना हल करते तो बाद में हल करते, हल तो करना पड़ता, ठीक है, अभी के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसको जब हम लोग ये मान लो 2 जीरो, मान लो 3 जीरो, मान लो 3 जीरो हम लोग साइड में कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2.0 इंटू में 10 की पावर माइनस प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में 3 हो जाएगा, और ये हमारा इंटू में 10 की पावर -6 दिया हुआ है। अब 6 में से 3 जाएगा क्योंकि यहाँ से 6 जो माइनस का ये प्लस का है, सेम होता तो जुड़ जाता, जुड़ेगा थोड़ी ना, 2.0 इंटू 10 की पावर -3 बचेगा, क्यों, क्योंकि 6 में से 3 जाएगा, बचेगा 3, ठीक है। तो हमारा ये मतलब खाली ए आया है क्षेत्रफल, अभी आंसर नहीं आया, ठीक है, मीटर स्क्वायर में। अब देखिए हम लोग को क्या दिया हुआ है दूसरा, एक समान यानी कि 0.80 वेबर मीटर स्क्वायर के एक समान ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, तो चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी इक्वल टू दिया है 0.80 और इसमें दिया है वेबर पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है, ठीक है, इसमें हमको कुछ चेंज भी नहीं करना है, ठीक है। अब देखते हैं हमको थीटा कितना दिया है, ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, लूप में से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करो, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स तो ज्ञात करना है, पर स्थिति क्या है थीटा की, जब पहला निकालेंगे चुंबकीय लूप का तल क्षैतिज है, देखो क्षैतिज है तो हमारा क्षैतिज का जो है थीटा बराबर 0 आ जाएगा, यानी कि थीटा बराबर 0 आ जाएगा, कुछ नहीं करना हम लोगों को। अब सब फार्मूला लगा देंगे, फाई बी इंटू ए कॉस थीटा, ठीक है, हम लोगों को बी दिया हुआ है, पहले लिखो फाई बी हमको हमने निकाल लिया है, क्या है ये 0.80, अब इंटू में कर देंगे ए हम लोगों ने अभी निकाला 2.0 इंटू 10 की पावर -3, क्या आ जाएगा 2 इंटू 0 10 की पावर -3, ठीक है, और थीटा का मान हमने बताया 0 है, तो पहले आप कॉस थीटा लिख लो, कॉस थीटा, ठीक है। जब इसका आप इससे गुणा करोगे तो आ जाएगा 5b इजिकल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -3। अब गुणा करके तो नहीं बता सकते हम आपको, ठीक है ना, समय बहुत चला जाएगा, इसीलिए बहुत सारा समय लग गया, ठीक है, तो कुछ नहीं। अब आपका थीटा का मान 0 दिया हुआ है तो क्या लिख दोगे 0, ठीक है, हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 5b इजिकल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -3 आ गया पहली स्थिति में, इसमें आ चुका है, दूसरी में भी हम लोग निकालेंगे। ऊर्ध्वाधर में अगर है तो देखो थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 अंश, ठीक है, तो हमारा कॉस थीटा आ जाएगा 90, ठीक है, और 90 आ जाएगा तो कॉस थीटा का मान 90 है, और इसका कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 0, ठीक है, कॉस थीटा का मान होता है 0, तो हमारा पूरा का पूरा शून्य हो जाएगा, यानी कि तुम्हारा 5b इक्वल टू बी इंटू ए कॉस थीटा है, इसमें अगर 5b इक्वल टू बी इंटू ए का मान 0 हो जाएगा तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा, तो ये हमारा कुछ नहीं है, बिल्कुल हमारा दूसरी स्थिति में, जो भी दूसरी स्थिति में ऊर्ध्वाधर है, लूप का तल ऊर्ध्वाधर तो शून्य हो जाएगा, यानी कि दूसरी स्थिति में शून्य, और पहली स्थिति में हमारा हो जाएगा 5b इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -3। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। 20 इंटू 30 सेंटीमीटर क्षेत्रफल होगा का एक आयताकार लूप है, लूप चुंबकीय क्षेत्र में है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में 20 इंटू 30 सेंटीमीटर का एक क्षेत्रफल आयताकार लूप में है, तो हमको ए दिया हुआ है, क्या ए इक्वल टू 20 इंटू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। अब पहले इसको फोकस करेंगे, ठीक है, तो हमको ये दिया हुआ है, अब इसमें जब गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 600, जब 20 का गुणा 600 से होगा, 20 का गुणा 30 से होगा तो 600 हो जाएगा, किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 600 इंटू 10 की पावर -4 होगा, क्योंकि हमने आपको बता चुके हैं अगर केवल सेंटीमीटर होता तो 10 की पावर -2 होता, पर ये 2 सेंटीमीटर है ना, तो 2 के लिए 2 2 ना 4 आ जाएगा, ठीक है, तो 600 इंटू 10 की पावर -4 आपका क्या हो जाएगा
मीटर में हो जाएगा, वो भी स्क्वायर में, क्योंकि स्क्वायर में हम लोगों ने चेंज किया है ना, स्क्वायर में होगा। अब देखो यदि हम लोग 600 को ना लिख करके खाली 6 लिखें और 6 इंटू 10⁻², यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि हमने 2 जीरो ऊपर भेज दिए, और 10 इंटू में 10⁻⁻4 हमको पहले से दिया हुआ है मीटर स्क्वायर में। तो हम लोग 6 इंटू 10⁻, देखो -4 में से 2 घटा देंगे प्लस का, तो हमारे पास 10⁻² बच जाएगा, और इसी में आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है, एक का मान हम लोग ने निकाल लिया अच्छी तरीके से, जो कि हमारा क्वेश्चन के लिए मान्य होगा। अगला देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे थे, किसी जिसकी तीव्रता, यानी कि जिसकी तीव्रता 0.3 वेबर मीटर स्क्वायर है, लूप में संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करो। यानी कि बी हम लोगों को दिया है चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होना चाहिए था, यहाँ पे तो गलत हो गया। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होना चाहिए। ठीक, तो हमारा बी दिया हुआ है 0.3 वेबर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा बी इजकल टू आ जाएगा 0.3 वेबर मीटर स्क्वायर, जो कि अपान में होगा। ठीक है, अब देखिए हमारा जो सूत्र है वो तो हमारा वही लगेगा चुंबकीय फ्लक्स वाला, पर इसमें जो क्षेत्रफल के अभिलंबवत है, कौन देखा है। ठीक है, तो ये हमारा थीटा बताएगा। तो थीटा यहाँ पे क्या होगा, थीटा क्षेत्रफल के अभिलंबवत है तो 0 होगा। ठीक है, क्षेत्रफल के अभिलंबवत है तो 0 होगा, तो हम थीटा मान के चलते हैं 0 है। हमको निकालना है क्या है, फाई भी निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सूत्र हमारे पास है चुंबकीय फ्लक्स का, फाई बी इजकल टू बी इंटू ए कॉस थीटा। ठीक है, और कॉस थीटा हमको दिया हुआ है क्या, 0, तो हम लिख सकते हैं, देखो फाई बी इजकल टू बी का मान हमने निकाल लिया है 0.3 वेबर, 0.3। ठीक है, वेबर, और इंटू में क्या कर देंगे, इंटू हमारा लगा है, और इंटू में हम लोगों ने क्या निकाला है 6 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। ठीक है, 6 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर को कोई ज़रूरत नहीं है, मत लिखिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, कॉस थीटा का मान हम लोगों को दिया हुआ क्या निकाला है हम लोगों ने, 0 कॉस थीटा। ठीक है, अब फाई बी इजकल टू क्या हो जाएगा, जब आप 6 का गुणा 0.3 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻²। हम पूरा सॉल्व करवा सकते थे, पर समय बहुत जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वैसे भी काफ़ी समय की वीडियो हो गई है। ठीक है, तो कॉस थीटा का मान 0 है, कोई ज़रूरत नहीं लिखने की, तो फाई बी इजकल टू 1.8 इंटू 10⁻² ही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा, पहले वाला, क्षेत्रफल के विलंबवत हो। तो अब दूसरा वाला निकालेंगे अगले पन्ने पे। तो देखिए क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है और थीटा कोण पर झुका हुआ है। तो देखिए मान लो ये आपका 90 एंगल का कोण बनता है, उसमें से थीटा 30 तो आपका इसने जगह घेर ली, बचा आपके पास 60, 90 में से 30 घटाएंगे 60 बचेगा। ठीक है, तो वही हमारा थीटा हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, थीटा का मान आ गया हमारे पास 90 -60 इजकल टू में आ जाएगा हमारे पास -30, कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए थीटा इजकल टू 90 हमारा पूरा होता है जो कि है, और 30 अंश झुका हुआ है, तो आपका हो जाएगा 60 अंश। ठीक है, थीटा हमने निकाल लिया है, और सूत्र हमारा वही लगेगा, कौन सा, फाई बी इजकल टू बी इंटू ए कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो फाई बी इजकल टू बी ए कॉस थीटा, देखो हमने निकाल लिया है, फाई बी ए का मान तो निकाल लिया, तभी हम लोग चलो दोबारा निकाल लेते हैं। ठीक है, बी का मान हमको दिया हुआ है 0.3 वेबर। ठीक है, तो इजकल टू में आ जाएगा 0.3 वेबर, और इंटू में हम लोग क्या कर देंगे, ए का मान क्या हम लोगों ने निकाला है 6 इंटू 10⁻², 6 इंटू 10⁻² हो जाएगा। थीटा का मान हम लोग ने निकाल लिया है cos 60 अंश। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो इसको जब इससे गुणा करेंगे हमारा क्या आ जाएगा, आप लोगों को पता ये भी होना चाहिए, फिर हमारा cos थीटा होता है cos थीटा, और cos थीटा में cos 60 अंश का मान होता है 1/2। ठीक है, 0.3 इंटू 0.3 इंटू 6 इंटू 10⁻², और थीटा का मान कितना होता है बताइए, 1/2, और इंटू में आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2 आया है, तो हम इसको इजकल टू में 0.2 इंटू 6 इंटू 10⁻², 1 तो यहाँ लेने की जरूरत नहीं है, अपान में 2 कर सकते हैं ना, 2 कर सकते हैं ना। अब देखिए जो हमारा इससे उससे गुणा होगा, यानी कि जो हम लोगों ने भी पहले भी जो ए निकाला है, पहला निकाला है, उसमें भी हमारा क्या आया था
1.8, ठीक है। तो जब इसका 6 से 0.3 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻²। अब में 2 मेरे पास पहले से ही था। अब देखो जब इससे उससे भाग होगा, इससे से भाग करो, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेना, बाद में इसको भाग दोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखो आपके पास आ जाएगा 0.9 इंटू 10⁻², ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 5 भी लिख लीजिए वेबर में। अब बचा हमारे पास तीसरा वाला, ठीक है। क्या बचा है तीसरा, क्षेत्र के समांतर हो तो क्या होगा। देखिए अगर क्षेत्र के समांतर होगा क्षेत्र के समान होगा तो थीटा इजकल टू 90 अंश का कोण बनेगा, और 90 अंश का कोण बनेगा तो कॉस 90 एंगल का मान कितना होता है 0। तो आपका पूरा हो जाएगा 5b इजकल टू बी इंटू ए कॉस 90 एंगल यानी कि 0। तो 5b इजकल टू आपका आ जाएगा b इंटू ए कॉस 0, और कॉस 0 का मान 0, तो आपका पूरा का पूरा 0 आ जाएगा, यानी कि 5b इजकल टू 0, ठीक है।